जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आज हम विश्लेषण चर्चा करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन पे कि दिल्ली इलेक्शन में ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिसके कारण आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी की एक प्रचंड जीत हुई। इसमें कौन से ऐसे फैक्टर साबित हुए जिसके कारण बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में अपना सरकार बनाने में कायम हो रही है। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियो आए वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करें अरविंद केजरीवाल के नेगेटिव पॉइंट की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके जितने भी लीडर्स हैं वो सभी इनके नाम पे वोट मांगते हैं। तो इसके पीछे एक नहीं कई कारण रहे जिसके कारण इनके छवि को नुकसान हुआ। पहला कारण शराब नीति में इनका शामिल होना, दूसरा कारण इनका ज्यादा बोलना, तीसरा कारण बिना सबूत के किसी पे कोई इल्जाम लगा देना, और चौथा कारण जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि ये जो जनता है, जो वोटर्स है, इनको मैनिपुलेट करना बहुत चाहते थे। ये ऐसा समझते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता को जो भी कहो वो बिना सोचे समझे मान लेगी। तो ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है और एक महत्वपूर्ण बिंदु है लोकतंत्र में, जिसके कारण इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचा गई। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि यमुना सफाई को लेकर इनसे सभी विपक्षी पार्टियों ने और इवन जनता ने और पत्रकारों ने सवाल पूछना चालू कर दिया, क्योंकि ये सत्ता में पिछले 15 साल से थे और शुरू में आते ही इन्होंने वादा किया था कि मैं अगर सत्ता में आया तो ये जो मेरे महत्वपूर्ण काम होंगे, जिसमें से एक यमुना का सफाई भी महत्वपूर्ण था। लेकिन 15 साल बीत जाने के बावजूद केजरीवाल जी ने यमुना सफाई के नाम पे कोई रिजल्ट नहीं दिया। और जब 15 साल बाद 2025 का इलेक्शन सर्वे था तो पत्रकारों ने सवाल पूछे कि भाई, आपने कहा था कि आप आगे आने वाले 2025 इलेक्शन तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे, आप इसमें खुद भी डुबकी लगा के नहाएंगे, लेकिन आज तक यमुना सफाई नहीं हुई। इवन यहाँ तक कि उसमें पीने लायक पानी नहीं है, कोई नहा नहीं सकता, इतनी गंदी और जहरीली पानी है। तो केजरीवाल जी का एक साफ जवाब था कि भाई साहब, बहुत ही हास्यास्पद जवाब था कि उनके पड़ोसी राज्य हरियाणा ने उसमें जहर मिला दिया, और यहाँ तक कि इस जहर को उनके कुछ सरकारी विभाग के इंजीनियर्स, डॉक्टर, जो भी वो कहें, उन्होंने फिल्टर कर दिया समय रहते, नहीं तो एक बहुत बड़ा नरसंहार होता और बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली वासियों की जान जाती। तो दोस्तों, केजरीवाल जी को ये समझना चाहिए था कि ये कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है। आप भले ही हरियाणा और दिल्ली, यूपी को राजनीतिक स्तर पर अलग मानते हो, लेकिन है तो ये हिंदुस्तान का पार्ट, है तो हरियाणा के हमारे भाई, है तो यूपी के हमारे भाई। अगर हरियाणा में कोई है और दिल्ली में किसी को कोई दिक्कत होती है तो दिल हरियाणा का भी दुखता है। अगर दिल्ली में कोई है, यूपी में कुछ होता है तो दिल दिल्ली का भी दुखता है। तो ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए था कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये जनता
विपक्षी पार्टियां क्या, विपक्षी समर्थक क्या, उनके खुद के समर्थक भी ये पहचान नहीं पाए कि ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं। ऐसा कोई सरकार कैसे कर सकती है कि एक राज्य के पूरे जनता को मौत के मुंह में ढकेल दे। तो ये सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट फैक्टर था जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जी की छवि को नुकसान हुआ। प्लस उसके बाद शराब नीति रही। शराब नीति में वो जिस भी तरीके से कानून व्यवस्था को समर्थन देना चाहिए था, उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, केजरीवाल ने उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया। और उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो सीधा केंद्र सरकार से उलझते रहे। वकायदा कि अगर केंद्र सरकार से ना उलझ के अगर ये अपने काम पे ध्यान देते, ये राज्य स्तर पे काम करते, तो शायद कि दिल्ली के जनता की जो समस्याएं थी वो जल्दी सॉल्व होती और उनकी छवि को इतना नुकसान नहीं होता। अब बात करते हैं बीजेपी फैक्टर। अब बात करते हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की जिसके कारण बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब हुई। तो सबसे पहली बात कि बीजेपी ये समझ चुकी थी कि अभी जनता का जो डिमांड है वो क्या है। जनता, दिल्ली की जनता खास तौर पे चाहती थी कि केंद्र सरकार में मोदी परफेक्ट है और स्टेट में केजरीवाल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि राज्य स्तर के मुद्दे कुछ और होते हैं और केंद्रीय स्तर पे मुद्दे कुछ और होते हैं। तो राज्य स्तर के जो मुद्दे थे वो बीजेपी उठाने में और कैप्चर करने में पहले चूक जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने जो राज्य स्तर पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज थे, बीजेपी के वर्कर ने, बीजेपी के लीडर्स ने और जितने भी संगठन के लोग थे बीजेपी के, उन लोगों ने इस चीज को समझा कि जो भी ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, अगर हम इस मुद्दे के साथ चलते हैं तो हम इस इलेक्शन में जीत हासिल कर पाएंगे। जैसे केजरीवाल ने जो 200 यूनिट फ्री दिया था, बीजेपी ने उसको कैप्चर किया। केजरीवाल जी ने 2100 रुपये महिलाओं के लिए देने का वादा किया था, वो बीजेपी ने कैप्चर किया। प्लस बीजेपी इसके ऊपर भी कई ऐसी योजनाएं लेके आई जिससे वो दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली के वोटर को लुभा पाए। जैसे गैस के रेट में कटौती करना, होली दिवाली पे गैस सिलेंडर फ्री देना, महिलाओं के लिए 2500 रुपये फ्री देना, गंगा यमुना सफाई को आगे रखना और वायु प्रदूषण को ठीक करना। और जो पिछली सरकारों ने योजनाएं चला रखी थी उस योजनाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने का वादा। क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर केजरीवाल और आप सरकार सत्ता से गई तो ये बीजेपी सरकार हमारी सारी योजनाएं बंद कर देंगी और पब्लिक को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मोदी जी खुद निकल के आए और उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि जो योजनाएं चल रही थी वो चलती रहेंगी और जो वादे किए गए हैं वो सरकार बनने के तत्पश्चात पहले ही कैबिनेट में उन योजनाओं को जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। और ये सभी फैक्टर साबित हुए बीजेपी को जिताने में। बीजेपी जान रही थी कि दिल्ली की जनता 15 सालों से अस्तग्रस्त है आम आदमी पार्टी की सरकार से, उनके वादों से, उनके झूठ से। तो इस समय अच्छा मौका है कि हम केंद्र में हैं और अगर हम स्टेट में आगे डबल इंजन की सरकार बन गई तो हम जो वादे पूरे कर रहे हैं उन वादों को हम पूरा कर पाएंगे और इस तरीके से हम जनता के लिए एक अच्छा सरकार साबित हो पाएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। अब जो इलेक्शन हो चुका है, प्रेजेंट जीत हो चुकी है दिल्ली सरकार में बीजेपी की,
तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता था पहले कि कोई पार्टी इस जीत और हार को पचा नहीं पाती थी। सबसे पहली कांग्रेस होती थी, जहां कहीं भी जीत गई ईवीएम ठीक था, जहां कहीं भी हार गई ईवीएम खराब था। और सभी पार्टियां, सिंगल एक पार्टी ऐसी नहीं होती थी जो हार जाने के बाद ये कहे कि नहीं, हमने काम नहीं किया, हमारी गलती थी और हम हार गए। सब ईवीएम पे दोष मारते थे कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम खराब था, इसलिए बीजेपी जीत गई। लेकिन ये एक ऐसा सिंगल इलेक्शन हुआ जिसमें किसी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। कांग्रेस पार्टी ने हंस के इसको अपनी हार स्वीकार की और आगे अब मेहनत करने की बात कही कि हम आगे इस चीज पे मेहनत करेंगे और जनता की सेवा के लिए फिर से दोबारा मेहनत करके वापस आएंगे। दूसरी विपक्षी पार्टी जो सत्ता में थी, जो कि हार गई, उन्होंने भी इसको सराहना पे रिजल्ट को लिया, जनता के फैसले को, और उन्होंने भी यही बात कही कि हम अब विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष के रोल अदा करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। तो ये एक इलेक्शन सबसे बढ़िया इलेक्शन रहा जिसमें कोई भी किसी भी स्तर से ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, इलेक्शन कमीशन और लोकतंत्र और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहे हैं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी से सारे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और इसी पे हर कोई ट्रस्ट करके अपना वोट देता है, अपने उम्मीदवार को जिताता है। तो ये सबसे अच्छा इलेक्शन हुआ कि इस पे कोई भी दोषारोपण नहीं हुआ और फ्री फेयर इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी को 48 सीट मिले और आम आदमी पार्टी को 22 सीट्स मिले। अब क्या है कि बीजेपी जो मेजोरिटी का आंकड़ा होता है वो पार कर चुकी है और अब सवाल है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरा बताए इस इलेक्शन में लड़ी थी। अब जो सवाल है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसमें बहुत से फैक्टर ऐसे हैं, जैसे मान लो आप जाट फैक्टर, दलित फैक्टर, राजपूत फैक्टर, कास्ट फैक्टर एंड लेडीज फैक्टर। तो हर तरीके से इस पे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, गुरु है, जो लगे हुए हैं कि इस पे ये बन जाएगा, इस पे मोदी लेडीज बनेगी, इस पे प्रवेश वर्मा जी बनेंगे। बट क्या है कि बीजेपी में एक सबसे बड़ी बात होती है कि किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन क्या बनेगा। ये सब डिसाइड होता है कोर कमेटी की मीटिंग में, और जो भी इसके सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है और आखिरी समय तक किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन किस पोस्ट पे जाएगा और किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। बीजेपी में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या एक छोटे स्तर पे कार्यकर्ता, उस सबको एक ही कैटेगरी में मापा जाता है और सभी अपने आप को एक स्मॉल कार्यकर्ता ही मानते हैं। तो अब आगे आने वाला दिन बताएगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन होंगे और आगे किस तरीके से काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के कोई भी मुख्यमंत्री हो, बस दिल्ली के जनता के लिए बढ़िया काम करें और जो दिल्ली के मुद्दे हैं उसको समझें और उसको काम करें और जो भी वादे किए हों उनको फुलफिल करें। क्योंकि लोकतंत्र में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि जो चीज़ आप जनता के पास गए थे, जिन मुद्दों को लेके गए थे कि हाँ हम इसको फुलफिल करेंगे, वो राजनेताओं को फुलफिल करना चाहिए। क्योंकि जनता ने बड़े उम्मीदों से उनको वोट दिया होता है और अगर वो जनता के उम्मीदों पे खरा उतरते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जहां पे जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए आते हैं और जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। बाकी दोस्तों आगे के लिए नमस्कार, धन्यवाद।